फॉर एन इंटर्नशिप हाइपोथेटिकली अगर किसी को आपके पास एक इंटर्नशिप के लिए आना है, व्हाट इज इट दैट यू लुक फॉर इन एन इंटर्न? मुझे जो लगता है कि 5 से 6 महीने पहले आप अप्लाई कीजिए, एक बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल सीवी आप बनाइए। सीवी में प्लीज अपनी पिक्चर्स मत डालिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे स्टार्टिंग की 4 लाइन में मिलनी चाहिए। कि बहुत सारे लोग लिंक्डइन में मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम आपके अंडर में इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं, सीवी भेज दिया उन्होंने। दिस मिस्टेक दे शुड नॉट मेक। लिंक्डइन इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू सेंड सीवीज। लॉ फील्ड में हम इस नेटवर्किंग की बात करें, नेटवर्किंग ना बना के आप रिलेशंस बनाइए। कितना समय लगता है अगर किसी को ड्राफ्टिंग सीखनी है तो? It's a continuous process. It's not that within 1 year or 2 or 3 or 4 you will learn the drafting. That's why I told you it's an art. जो ग्राफ है वो पहले शूट अप करता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं। एक्साइटमेंट को हमें कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, और हमें अपने ग्राफ को मेंटेन करते हुए चलना है थ्रू आउट द लॉ स्कूल। तो वो रील्स डाल रहे हैं, वो उसमें एक जजमेंट की बात कर रहे हैं, वो अपना खुद का ओवरव्यू दे रहे हैं। डू यू थिंक एज लॉ स्टूडेंट्स यू शुड डू दिस? डेफिनेटली सपोर्ट दैट, बट बहुत ही आपको नॉलेजेबल उसके लिए होना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है स्नेहा, जो भी लॉ स्टूडेंट है, ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर एक व्यक्ति बहुत जल्दी फेमस होना चाहता है। Hi Pawan, it's really nice to have you here again. I was just wondering कि ऐसे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे यंग लॉयर्स होंगे जिन्हें कुछ बातें अगर पता हो, then it might just be a perfect road map for them. For example, supposedly a law student जिसने अभी अभी किसी लॉ स्कूल में एडमिशन लिया है, they have just started their process. What is it that they must know? They should just know when they have gone into this college. एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन शायद ये है कि जब कोई लॉ स्टूडेंट अगर किसी कॉलेज में एंट्री लेता है तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स विच ही शुड फॉलो और शी शुड फॉलो। तो मेरे हिसाब से स्नेहा, सबसे पहले अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो देर आर फ्यू बुक्स जो मैं उनको सजेस्ट करूंगा जो उनको कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे पहली बुक मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी लॉ स्टूडेंट अगर एंट्री लेता है तो विद इन 1 वीक और मैक्स टू मैक्स 2 वीक एक बुक है लर्निंग द लॉ बाय ग्लेनवेली विलियम्स, जो बहुत ही बेसिक चीज़ों को कवर करती है कि मूड कोर्ट्स क्या होते हैं, इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस क्या होती है, रीजनेबलनेस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ों को वो बुक कंप्लीट करती है। दूसरी बुक मैं उनको सजेस्ट करूँगा, एक बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन रिटन बाय ग्लेनवेली ऑस्टिन, एंड तीसरी बुक है द डेमोक्रेटिक वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन बाय ग्लेनवेली ऑस्टिन। तो ये 3 बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो जो मैंने लास्ट की 2 बुक बताई हैं, ये कोई भी लॉ स्टूडेंट अपने 1 से 2 सेमेस्टर में इनको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट बुक थी लर्निंग द लॉ बाय ग्लेनवेली विलियम्स, वो विद इन दैट्स जस्ट अ बेसिक। सेकंड पॉइंट स्नेहा, मैं इसमें ये बोलूँगा कि कोई भी लॉ स्टूडेंट को लाइब्रेरी में बैठने की आदत डालनी चाहिए। जब भी वो किसी कॉलेज में जाते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि 4th ईयर में और फाइनल ईयर में लाइब्रेरी में बैठना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोगों ने ऐसी अपनी हैबिट को बनाना स्टार्ट किया था कि फर्स्ट सेमेस्टर से जैसे ही हमारा कॉलेज कंप्लीट होता था, 9 to 4 हमारा कॉलेज रहता था, 4 बजे के बाद हम 1 घंटे का उसमें ब्रेक लेते थे और फिर 5 से 8 बजे तक, 9 बजे तक हम लाइब्रेरी में बैठते थे। तो वो आदत हमें बहुत बेनिफिशियल हुई आने वाले कुछ सालों में। जब हम 4th ईयर में आए, फाइनल ईयर में आए, तो हमें समझ में आया कि हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर होते गए, हमारा लाइब्रेरी का एक अलग से ग्रुप बन गया था। तो ये आदत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉ स्टूडेंट को डालने के लिए अपने जीवन में। तीसरी पॉइंट मैं बोलूँगा कि लॉ स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मूड कोर्ट का प्रोसीजर कुछ ऐसा रहता है कि जब भी कोई लॉ स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट ईयर में जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली वो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हारेगा, उसकी रैंकिंग बहुत पीछे आएगी, बट वो बहुत कुछ उससे सीखेगा। और टाइम पर आते आते जब वो सेकेंड ईयर में उसी मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी रैंक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जीत सकता है। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी गुड लॉ स्टूडेंट्स हु हैव वन द मूड कोर्ट कंपटीशन व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन देयर सेकेंड ईयर, बट उनकी रैंकिंग अगर पीछे भी आती है तो भी कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 3rd ईयर और 4th ईयर में पहुंचेंगे तो वो मूड कोर्ट जीतना स्टार्ट कर देंगे, उनकी रैंकिंग टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा व्हेन दे स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द मूड कोर्ट कंपटीशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। और 4th में इनको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपके सेमेस्टर में नहीं है, जो कि बियॉन्ड सेमेस्टर है, जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें तो कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टॉट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पॉलिटिकल थ्योरी होता है। उसके अलावा कोई भी आप सब्जेक्ट लॉ स्टूडेंट अपनी चॉइस से उठा सकते हैं। कॉम्पिटिशन लॉ उठा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉ उठा सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ उठा सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस ले सकते हैं। और वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो फर्स्ट सेमेस्टर से अगर स्टार्ट किया है आपने तो वो फाइनल सेमेस्टर तक वो सब्जेक्ट आपका चलेगा। और फाइनल जो आपका 10th सेमेस्टर रहेगा, या अगर 3 साल का कोर्स है तो जो 6th सेमेस्टर रहेगा,
उसमें वैसा होना चाहिए कि अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति कुछ भी पूछता है तो आपकी फिंगर टिप्स में होना चाहिए, तब जाके आप बहुत सारी चीज़ें लॉ स्कूल के बाद में एक्सपेक्ट कर सकते And हैं। this is only possible when you start early. Definitely. Like, So, these good are the start. things that you must know, you must be aware, and you also should do it religiously and Yes. continuously so that Yes. it brings that result. And Pawan, just out of curiosity, you mentioned that the law students must read a lot. They must be aware of so many things. But when it comes to the resources, so what are the kind of books that these people must approach? Like, should the book be big? Should the book be small? In the sense कि क्या वो बहुत ही elaborative book हो, क्या वो किताब बहुत ही commentary size की हो, या फिर even for judgments, अगर उन्हें judgments भी पढ़ने हैं तो उन्हें किस तरह से ये resources को avail करना चाहिए और किस तरह के resources actually उन्हें मदद करेंगे? जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मैंने देखा कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स थे जो जैसे टॉट एक सब्जेक्ट होता है तो उसमें सीधे उन्होंने विनफील्ड उठा लिया, और कई बार फैकल्टीज भी सजेस्ट करते हैं कि आप सीधे विनफील्ड जैसी बहुत हैवी बुक्स हैं, It's very elaborative. वेरी एलाबोरेटिव, इट्स अ हैवी कमेंट्रीज, तो आप सीधे उनसे स्टार्ट करिए पढ़ना। और होता क्या है, जब भी कोई लॉ स्टूडेंट इनको स्टार्ट करता है पढ़ना, सीधे विनफील्ड से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक स्टेज के आने के बाद, आपने चैप्टर 1 पढ़ा और 2 पढ़ा, उसके आने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे हिसाब से किसी भी लॉ स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए बहुत ही छोटी बुक से, जैसे हो सकता है उन्होंने बांगिया उठा ली या उन्होंने जैन उठा लिया, अगर कोई सब्जेक्ट एक जैन है उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, सो दैट दे कैन गेट द ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किताब से आपको मास्टरी करनी है, बट ये किताबें आपको एक ब्रीफ आइडिया देंगी। उसके बाद में आप बड़ी बुक्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं, आपने पहले पांडे से पढ़ा और उसके बाद में आप थोड़ा सा डेप्थ में जाने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप MP जैन ले सकते हैं, उसके बाद में आप VN शुक्ला ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको और डेप्थ में क्रिटिकल एनालिसिस में जाना है तो बहुत ही A+ ग्रेड की बुक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप HM सीरवाई पढ़ सकते हैं, आप DD बासु की 16 वॉल्यूम की बुक है, आप उसमें जा सकते हैं। और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे आप इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे तो अगेन मैं बोलूंगा आप स्टार्ट कर सकते हैं आप जैन से, देन आफ्टर दैट यू कैन गो टू KD गौर, केलकर, रतन लाल एंड धीरज लाल। सेम थिंग अप्लाइज फॉर द एविडेंस एक्ट। यू कैन देन आफ्टर दैट इफ यू वांट टू गो फॉर बिग कमेंट्रीज यू कैन गो फॉर सरकार, सेम विद CPC। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को पढ़ना है वो स्टार्ट कर सकता है छोटे सब्जेक्ट से, लेकिन धीरे धीरे अगर उनको बड़ी बुक्स में आना है देन दे शुड डेफिनेटली चूज सम अथॉरिटेटिव कमेंट्रीज जो बहुत ही रिलायबल होती हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से स्नेहा, जो लॉ स्कूल का ग्राफ है और किसी भी चीज़ का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चलता है कि पहले बहुत हाई हमारा जोश होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप 11th-12th में भी हम जब किसी चीज़ में लिखते थे तो हमारा बहुत ज़्यादा मन करता था, जब हम किसी क्लास में जाते थे 11th-12th में जाते थे तो हमारा बहुत मन करता था, जब तक कोई नोटबुक में इस तरफ के पेज बहुत हैवी रहते तो हम इस तरफ लिखने में बड़ा मजा आता था, है ना। लेकिन जैसे ही वो इस तरफ की चीज़ें कम होती जाती थी, पेज कम होती जाती थी, हमारा इंटरेस्ट उसी हिसाब से कम होता जाता था। तो हमारा हमेशा रहता है, जैसे हम अगर 11th क्लास में तो हमारा मन करता है 12th से मैं बहुत भयंकर पढ़ाई करूंगी, है ना। हम जब कॉलेज में जाते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में हमको लगता है कि मैं एकदम टॉपर बन जाऊंगा और कॉलेज में और बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन वो ग्राफ को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टडी, 5 ईयर कोर्स होता है। वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो जो ग्राफ है वो पहले शूट अप करता है फर्स्ट सेमेस्टर में और उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें अपने इमोशंस को उस टाइम पर कंट्रोल करना है, एक्साइटमेंट को हमें कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है और नॉर्मल तरीके से जाना। उस ग्राफ को हमें एकदम शूट अप करके डाउन पे लेके नहीं आना है, हमें अपने ग्राफ को मेंटेन करते हुए चलना है थ्रू आउट द लॉ स्कूल, एंड देन ओनली यू विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरी गुड लॉ स्टूडेंट। एंड यू नो व्हाट पवन, दिस इज रियली नाइस टू नो बिकॉज आई एम श्योर कि हर बच्चा ये फील करता है, हर आपने भी ये किया होगा, दैट इट्स रियली एक्साइटिंग, इट्स रियली ओवरवेलमिंग, एवरीथिंग इज सो न्यू टू यू, बट नोइंग दिस दैट दे कैन स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स, दे कैन कंटिन्यू विद द बेबी स्टेप, बट दे मस्ट नो दैट इवेंचुअली उन्हें अथॉरिटेटिव रीडिंग्स पे जानी है, उन्हें रिलायबल रिसोर्सेज पे जाना है, बट हर चीज का एक समय आता है। Definitely. So Pawan, you said that we should start with simpler books, we should start with simpler judgments. Now I'm pretty sure that there are two ways in which we can just read about judgments. Supposedly I'm interested in a topic and I want to know the judgments about that, or I just want to read about judgments in general. I want to know that what has been like the landmark judgments that has been passed. So in these cases उन्हें ये कौन से judgments पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, ये उन्हें कैसे पता होना चाहिए? देखिए, 2 तरीके से जजमेंट्स पढ़े जाते हैं। पहला होता है कि हमारे जो भी सेमेस्टर में करिकुलम है, लॉ स्टूडेंट्स के करिकुलम में जो भी जजमेंट्स उनकी फैकल्टीज बता रही है, रोज जो डिक्टेट करा रही है, उन जजमेंट्स को वो पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपको फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई जजमेंट पढ़ने हैं, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें बहुत सारे जजमेंट्स
आप सर्च कर सकते हैं गूगल में द टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट्स इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप उन जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं। दूसरा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब जजमेंट्स पढ़ रहे हैं एकदम से बहुत ही हैवी जजमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो डेफिनेटली वो एक हैवी जजमेंट रहेगा। हो सकता है वो मिनिमम 50 पेजेस का या 100 पेजेस का या कई बार हजार पेजेस के भी जजमेंट जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा जजमेंट है तो आप उन जजमेंट्स को थोड़ा सा स्किप कीजिए अभी कुछ दिनों के लिए, और आप जो कम पेजेस के जो जजमेंट है आप उसमें फोकस कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कि वो जजमेंट बहुत ज़्यादा बड़े अगर पेजेस का है आप उसको स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप छोटे जजमेंट से जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ जजमेंट्स पूरे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में केशवानंद भारती उठाया और फाइनल सेमेस्टर तक आते आते वो जजमेंट ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्योंकि जजमेंट पढ़ने की हमने आदत ही नहीं बनाई है, तो ये कॉन्फिडेंस हमारे इनर कॉन्शियस में होना कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 10 जजमेंट पूरे पढ़ लिए हैं या 20 जजमेंट पूरे पढ़ लिए हैं, इसका आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जजमेंट को हमको पढ़ना है। तो पहली चीज़ मैंने बताया कि आप टॉप 10 लैंडमार्क जजमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। दूसरा, मैं सारे लॉ स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाइए, आप उसमें या गूगल आप करिए लीडिंग केसेस इन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। आपको 64 लीडिंग केसेस की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उनकी लिंक मिल जाएगी जजमेंट्स की, और आप उन लिंक में क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से वो जजमेंट पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो 64th जजमेंट है, जो कि लेटेस्ट जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कि यूआर के एग्जाम में आएगा, आप वहाँ से उन जजमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप लास्ट जजमेंट देखेंगे, मेरे हिसाब से जो लिस्ट में था वो था मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का जजमेंट है इन रिलेशन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं जजमेंट्स को पढ़ना, and you go backwards. एंड यू गो बैकवर्ड्स, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि आपने स्टार्ट किया कोई 1967 के जजमेंट से और पता चला कि 2022 तक आते आते वो ओवररूल हो चुका है ना। Also current में जो हो रहा है you first get to know that. यस तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अगर ये स्टडी फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट की है, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट की है, तो कितना अच्छा होगा कि आप फाइनल ईयर तक आते आते ऑल द 64 लीडिंग जजमेंट्स which have where the list has been prepared by the best of the people in the field. best of the people in the field, और आप उन सारे जजमेंट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपके लिए बहुत really convenient. Also you have the 64 list in front of you just need to start from there. Yes, so that can be the basic that they can just go and it's a very reliable resource. You are going on the official website of Supreme Court of India. It's just very reliable. So Pawan, these are very nice things to know कि आप जब लॉ स्कूल में आ गए हो, आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, किस तरह के जजमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, वो जजमेंट्स आप कहाँ से निकालो। बट आई थिंक वन थिंग विच ब्रिंग्स द क्यूरियोसिटी इन एवरीवन, एंड दिस इज वेयर एवरी लॉ स्टूडेंट वांट्स टू इवेंचुअली रीच, इज टू बी गेट एन इंटर्नशिप। सो फॉर एन इंटर्नशिप, हाइपोथेटिकली अगर किसी को आपके पास एक इंटर्नशिप के लिए आना है, देन व्हाट इज इट दैट यू लुक फॉर इन एन इंटर्न? सबसे पहले मैं सारे लॉ स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी भी जब भी लॉ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपसे बोलूँगा कि कोई अथॉरिटेटिव वीडियोस यूट्यूब पे देखिए कि आपका सीवी कैसे आपको फ्रेम करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। दूसरा, आप ये देखिए कि आपकी जो बेसिक मिस्टेक्स हैं, कौन सी बेसिक गलतियां आपको नहीं करनी है। बहुत सारी कॉमन एरर्स होते हैं जो हर लॉ स्टूडेंट, मुझे लगता है कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट करते हैं, सारे लॉ स्टूडेंट्स को तो मैं नहीं बोलूँगा। तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि आप इंटर्नशिप में अगर एक बार अप्लाई करते हैं और अगर आपकी जो पर्सनालिटी है आपकी ईमेल के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज सी पर्सनली आई डू नॉट नो द लॉ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स, तो मैं कैसे जज करूंगा? जो भी व्यक्ति कोई ईमेल भेज रहा है, अगर वो सीवी भेज रहा है, उसका सीवी, उसका ईमेल, उसका कवर लेटर ही उसकी पर्सनालिटी है। उसने कहाँ फुल स्टॉप लगाया, उसने कहाँ कॉमा लगाया है, बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो उसको फॉलो करनी है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि आप इंटर्नशिप में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 5 से 6 महीने पहले अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं उनके आने वाले 5-5, 4-4 महीने के सारे स्लॉट्स भरे होते हैं। तो जैसे मैं अभी देख रहा था, मेरे पास आ रहे थे कुछ ऑफर आ रहे थे कि सर आपके पास में जुलाई की इंटर्नशिप है क्या? तो पॉसिबल नहीं है जुलाई की इंटर्नशिप, क्योंकि सारे अक्टूबर नवंबर तक के सारे स्लॉट्स भरे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे जो लगता है कि 5 से 6 महीने पहले आप अप्लाई कीजिए। एक बहुत ही नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल सीवी आप बनाइए। सीवी में प्लीज अपनी पिक्चर्स मत डालिए, बहुत सारे लोग सीवी में अपनी पिक्चर्स डालते हैं। मेरे हिसाब से फॉर लीगल प्रोफेशनल्स पिक्चर डालना एक सही चीज़ नहीं होती है। पता नहीं उनको, जो भी उनके सीनियर्स होते हैं जो फॉर्मेट में फॉलो कर रहे होते हैं सीवी के, वो वहाँ से ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उनको बहुत ही प्रोफेशनल सीवी की ज़रूरत होती है उस टाइम पर। दूसरी बेसिक गलतियाँ कि कई बार मैं देखता हूँ कि सीवी आपने MS वर्ड में भेज दिया, आपने
मेल को बहुत ही इस तरीके से ड्राफ्ट किया है कि उसमें कवर लेटर ही नहीं है, और कवर लेटर है तो मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आपको किस मंथ की इंटर्नशिप चाहिए है, आप किस ईयर में है। इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे स्टार्टिंग की 4 लाइन में मिलनी चाहिए, तब मैं आपका सीवी को मैं आगे देखूंगा। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा स्नेहा, जैसे कि बहुत सारे लोग लिंक्डइन में मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपके अंडर में इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं, सीवी भेज दिया उन्होंने। दिस मिस्टेक दे शुड नॉट मेक। लिंक्डइन इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू सेंड सीवीज। तो पहली उनका प्राइमा फेशियल ओपिनियन जो मेरे दिमाग में आता है वो अनप्रोफेशनलिज्म का आता है। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती जो लॉ स्टूडेंट करते हैं, जैसे वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं उनको जैसे उन्होंने अप्लाई किया मेरे यहाँ इंटर्नशिप के लिए कि सर मैं आपके अंडर में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, एंड आई हैव रिप्लाइड देम कि आप प्लीज वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कीजिए। अब उनकी जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो मुझसे ही पूछते हैं कि सर आपकी वेबसाइट क्या है। so that is I believe if you are applying under some organization to work with, then आपको do your research. आपको बहुत केयरफुल होना है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। First impression and last impression. Definitely. So it reflects their personality, that how careless, I will not say even careless, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस को very silly things that very small but important things that we must know, like I think I have seen and I've heard from a lot of lawyers like you that sometimes alignment off है, उन्होंने CV को बहुत creatively बना लिया, बहुत colorful बना लिया है. So I think what you are saying, Pawan, is that just keep it simple, crisp and professional. And like you said, I think one very important thing जो सारे law students को I think दोबारा ध्यान देना चाहिए कि पहले 4 लाइन में आपका objective क्या है, आपका purpose क्या है, आप उसे समझा दो, because lawyers are busy professionals like any other professionals. उससे important है object and purpose से object and purpose, तो मैं बोलूंगा कि बहुत clear है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो definitely the object and purpose is to learn, but सबसे पहले जो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि information, हाँ information, basic information कि आप किस कॉलेज में हैं, आप किस ईयर में हैं, कॉलेज से इंपॉर्टेंट आप किस सेमेस्टर और किस ईयर में हैं, और आप किस मंथ के लिए इंटर्नशिप अप्लाई करना चाहते हैं। that should be very important criteria. That makes a lot of sense, and I'm sure this is some good piece of advice that a lot of young students would follow, and hopefully they see good results out of it. So Pawan, let's go down the memory lane. जब आप खुद एक लॉ स्टूडेंट थे, क्या कभी कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए हैं, ऑफ कोर्स हुए होंगे, जहां पे आपने नेटवर्किंग की होगी, एंड डू यू थिंक वट एवर नेटवर्किंग वी डू as law students, does it actually show any result in the process while you are in the law school or even after you have graduated and you have started your profession? So अगर लॉ स्टूडेंट्स और लॉ फील्ड में हम इस नेटवर्किंग की बात करें तो आपको उसका क्या रिजल्ट दिखा है, एंड अगर है रिजल्ट तो हमें कैसे करना चाहिए? देखो, ये बहुत बड़ा मिथ है और मुझे नहीं पता कि किसने फैलाया है कि आप नेटवर्किंग बढ़ाइए। देखिए, नेटवर्किंग का पहले हम मतलब समझते हैं। नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब है गिव एंड टेक। नेटवर्किंग जनरली बिजनेस में बनाई जाती है। बिजनेस में नेटवर्किंग बनती है कि मुझे आपसे कुछ काम है और आपको मुझसे कुछ काम है, तब हम नेटवर्किंग वहां पर काम आती है। मुझे ऐसा लगता है एज अ लॉ स्टूडेंट आप नेटवर्किंग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जिसके अंडर में अप्लाई करने वाले हैं, जो भी मेंटर आप ढूंढने वाले हैं, आप उसको कुछ देंगे नहीं उस टाइम के लिए। स्टार्टिंग में आप उनसे केवल लेने ही वाले हैं। तो नेटवर्किंग का जो फंडा है वहां पर, ये एकदम मैं बोलूंगा कि ये वेस्ट हो जाता है। नेटवर्किंग ना बना के आप रिलेशंस बनाइए। व्हाट यू कैन बिल्ड इज द रिलेशंस। जैसे आप रिलेशन कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला जो सीढ़ी होती है रिलेशन बनाने की, वो होती है कि जहां पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपने अगर इंटर्नशिप की है 1 महीने की या 2 महीने की, आपके जो भी मेंटर रहे हैं, आप उनको बर्थडे विश कर सकते हैं, आप उनको एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, आप उनसे कभी ईद, दिवाली, क्रिसमस में आप उनको विश कर सकते हैं, है ना। आपको वो फाइंड आउट करना है कौन से रेलिवेंट फैक्टर्स थे आपके मेंटर के जो अप्रिशिएट करते हैं। आप उस टाइम पर उनसे टच में रह सकते हैं, उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड रिलेशंस। नेटवर्किंग बनाने में देखिए, हमारे प्रोफेशन में आप नेटवर्किंग बना रहे हो, हम देख के समझ जाते हैं कि आप कोई ना कोई मतलब से मेरे पास आ रहे हैं, और जैसे ही मेरे दिमाग में ये मतलब आपका आएगा, वो रिफ्लेक्ट कर दोगे आप, अगर नेटवर्किंग का आपका उद्देश्य है तो। और जैसे ही आपका मतलब का उद्देश्य रिफ्लेक्ट होगा, आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट मेरे सामने। एंड आई एम श्योर जो यंग लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो भी मेंटर होते हैं, वो उनके लिए इतने एडमिरेबल होते हैं। सो दिस इज समथिंग विच दे वुड वांट टू डू, कि वो एक थोड़ा सा पर्सनली पर्सनल रिलेशन बना के रखें, बट उन्हें झिझक भी होती होगी। बट लाइक यू आर सेइंग दैट इफ समवन डज दैट टू यू, यू वुड टेक इट इन अ वेरी नाइस वे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू कैन जस्ट बी थैंकफुल टू देम, यू कैन बी लाइक, यू कैन हैव अ स्ट्रिंग ऑफ पर्सनल रिलेशंस विद देम इवन व्हाइल बीइंग प्रोफेशनल। करेक्ट। तो रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, rather than just focusing and taking the advantage of someone through networking. तो रिलेशन बनाइए, नेटवर्किंग नहीं। पवन, you just answered in one of your questions that आप जब आए हो लॉ स्कूल में तो आप मूड कोड्स पे भी ध्यान दो। Now when we talk about mood codes, what is it that they must do in order to like excel in this field of area? देखिए, मूड कोड कंपटीशन
जो होते हैं इनमें हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। पहली बार तो आप कोई भी फैक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं। जब आपके फैक्ट्स सेटल हो जाते हैं उसके बाद आप लॉ में जाते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ में जाते हैं, इश्यूज में जाते हैं, देन आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, जजमेंट्स को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, देन यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मूड कोर्ट सिखाता है स्नेहा, वो ये सिखाता है कि आप अगर उस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन को हार जाते हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 महीने, कई बार जैसे जैसा मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है उसमें 6-6 महीने लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं। और फिर अगर उस मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में वो नहीं भी जीतते और हारते भी हैं, तो जो उनको झटका लगता है वो उनको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाता है। दे रियली लर्न द प्रैक्टिकल थिंग्स। जनरली जो मैंने देखा है लोगों के दिमाग में मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन का जो मिथ होता है वो होता है कि सीधे बच्चे आके लॉ की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन इज नथिंग बट अ रेप्लिका ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो लॉ की बात होती है वंस द फैक्ट्स आर सेटल्ड। तो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन की प्रोसीजर भी हमको समझने की बहुत जरूरत है। जैसे कोई भी कॉलेज है, कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले उनके अंडर में कॉम्पिटिशन होता है। 100 टीम्स अगर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो कुछ टीम्स जो रहती हैं टॉप की 20 to 25 टीम्स को फिर जो आउटर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं वहां पर भेजा जाता है। वो बच्चे जाते हैं वहां पर, फिर बाहर पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा लर्निंग होती है। तो इसमें हमेशा मैं ये बोलूंगा कि अगर आप किसी भी अपने ऐसे सीनियर से पूछेंगे या किसी ऐसे लोगों से पूछेंगे जिन्होंने कभी भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन नहीं किया है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर मुझे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन करना चाहिए, तो वो हमेशा बोलेंगे कि नहीं मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन कोई भी चीज़ें नहीं ऐसी नहीं होती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में, लिटिगेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और कंप्लीटली डिफरेंट है। मेरे हिसाब से आप ऐसे सीनियर से, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहें। और इट्स लाइक दिस कि अगर कोई व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था या आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जो क्रैक नहीं कर पाया, अगर आप उनसे पूछेंगे कि सर मैं आईआईटी करूं या यूपीएससी करूं, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं करो, फालतू टाइम वेस्ट है। लेकिन द पीपल हु हैव क्रैक्ड इट, जिन लोगों ने कर लिया है, वो आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं इसको करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है मूड कोर्ट का कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉयर आप एटिकेट सीखते हैं, आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ सीखते हैं, आप फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करना सीखते हैं, और आप बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी सीखते हैं। And you get a glimpse into the world you are entering Definitely. So you keep a positive approach, you keep an optimistic approach, and it just teaches you many things practically that you will have to face eventually in life. Yes. I think in the field of law, दो शब्द जो मैंने बहुत सुने हैं वो है drafting और formatting for a law student, of course. So how are these two different from each other? And when we talk about drafting, what is it that we should know about drafting? हमें वो कैसे सीखना चाहिए as a law student? किन गलतियों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? और formatting से वो कैसे different है? देखिए, formatting is just one of the first steps ऑफ ड्राफ्टिंग। तो जनरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं जो ड्राफ्टिंग सिखा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट इज इवन पॉसिबल टू टीच द लॉ स्टूडेंट्स और एनीवन ड्राफ्टिंग, क्योंकि ड्राफ्टिंग जनरली ये नहीं होता कि आपने ऊपर सबसे ऊपर लिख दिया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन द बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, एंड देन यू हैव स्टार्टेड राइटिंग द मेमो ऑफ पार्टीज ए वर्सेस बी, फिर इन इन द मैटर ऑफ मोस्ट रिस्पेक्ट बी शोवेद। केवल ये ड्राफ्टिंग नहीं होती, ये तो केवल एक फॉर्मेटिंग है। आप अगर कोई भी अच्छी बुक्स उठाएंगे आपको ये सारी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। आपको आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मल्टीपल फॉर्मेटिंग 500-500 600 फॉर्मेटिंग दे देते हैं बहुत ही बेसिक पैसा लेके। बट ये ड्राफ्टिंग नहीं है। ड्राफ्टिंग जनरली जो होती है वो एक आर्ट है ना, जो आपकी नॉलेज ऑफ लॉ से आएगी, जो आपके नॉलेज ऑफ फैक्ट से आएगी। आपको मल्टीपल टाइम्स किसी फाइल को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बिफोर इवन यू पुट योर फर्स्ट वर्ड इन द ड्राफ्ट, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं सबसे लास्ट में इसमें क्या चाहता हूँ, सबसे लास्ट में जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा अल्टीमेट विजन है, मैं उसको पहले फाइंड आउट करूंगा। उससे रिलेटेड मैं जजमेंट्स ढूंढूंगा। उन जजमेंट्स को पढ़ते हुए लास्ट से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं नीचे आऊंगा कि मुझे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है ट्रायल में तो मेरी क्या क्वेश्चंस रहने चाहिए, इसमें क्या किस तरीके से मैं अपने केस को लेके जाऊंगा, सारी स्ट्रेटजीज जो मेरी रहेंगी ये मेरी पहले से ही बन जाती हैं। और फिर मैं अपने फर्स्ट स्टेप में आता हूँ और उसके हिसाब से फिर मेरा केस चलता है। तो मेरी जो स्ट्रेटजीज मैं पहले बना चुका हूँ, बस मैं उसको फिल इन दी ब्लैंक्स करता रहता हूँ। ऑलरेडी मेरी सब कुछ तैयार है। जो मुझे जजमेंट्स रिलाई करने हैं लास्ट में वो मेरे ऑलरेडी रेडी हैं। लोग गलतियां क्या करते हैं ड्राफ्टिंग में, पहले वो कुछ भी ड्राफ्ट कर लेते हैं ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर वो जजमेंट्स को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, विच मेक्स देयर केस फैटल। तो मुझे लगता है कि ड्राफ्टिंग और फॉर्मेटिंग दोनों अपने आप में बहुत ही देयर इज एन ओशन ऑफ डिफरेंस इन बोथ द कॉन्सेप्ट। तो हमें जो सिखाया जाता है जनरली कॉलेजेस में या जो कोर्सेज में, वो फॉर्मेटिंग सिखाया जाता है। ड्राफ्टिंग आप अपने मन से सीखेंगे और आप करते करते सीखेंगे। Formatting is the dot in the whole expertise of drafting. It's just a format.
So I'm sure, Pawan, now whenever the law students would think about drafting, they remember this from you, that drafting is an art of how you're expressing your knowledge of law. Now, when it comes to drafting, how do you think that they should learn this drafting, and कितना समय लगता है अगर किसी को drafting सीखनी है तो? मैं बहुत बार देखता हूँ लॉ स्टूडेंट्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, वो ड्राफ्टिंग सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि सर ड्राफ्टिंग कैसे सीखें और कितना दिन लगेगा मुझे ड्राफ्टिंग को आने में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक जस्टिस हैं केरला हाई कोर्ट में, और जब मैंने उनके अंडर में इंटर्नशिप की थी व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, और जब इंटर्नशिप की थी तो हम लोग ड्राफ्टिंग की बातें करते थे और मुझे बताते थे वो कि कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे कर सकते हैं। ही यूज्ड टू शो मी द ड्राफ्टिंग। आप बिलीव नहीं करेंगे, टुडे ही इज़ अ हाई कोर्ट जज, और अभी वो कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि पवन, जो मेरे सीनियर थे, मतलब जो उनके सीनियर थे, जब उनके हाई कोर्ट के जज का जब एलिवेशन होने वाला था, 1 महीने पहले उनके मेंटर ने उनको बोला है कि मिस्टर दिस, नाउ यू हैव लर्न द ड्राफ्टिंग। Wow. So you can think about the time. It's an ongoing process. It's an ongoing process. और उनको जब कोई व्यक्ति, कोई लॉयर जब हाई कोर्ट जज बन गए हैं, उसके 1 महीने पहले उनके बॉस ने, उनके मेंटर ने बोला है कि अब आप ड्राफ्टिंग सीखे हैं, तो आप ये समझिए कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स नॉट दैट विद इन 1 year or 2 or 3 or 4 you will learn the drafting. That's why I told you it's an art. You have to keep developing it. Right. It's not something which can be developed within a year or 2. Yes, definitely when you ask कि सर हम कितने दिन में ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, whatever you are asking for is just a formatting, कि आप कितने दिन में उसका फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं. लेकिन अब फॉर्मेटिंग भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये पहले ज़माने में होता था कि आप जब वो टाइप रहती थी तो आपको वो जो एकदम खटखट करके टाइपिंग होती थी, तो आप उसको उस टाइम पे आपको फॉर्मेटिंग याद करनी होती थी. अब आपको वो सब ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ आपके कंप्यूटर में बना बनाया फॉर्मेट है, आपको केवल एडिट करनी है. बेसिक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर में है तो आप डेफिनेटली आप आराम से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. तो ड्राफ्टिंग का आप कोई टाइम फिक्स मत कीजिए. यू जस्ट कीप रीडिंग एंड वहां से चीज़ें निकलेंगी. अपने नॉलेज पे काम कीजिए और धीरे धीरे आप डेफिनेटली ड्राफ्टिंग सीखेंगे. तो टाइम लिमिट फिक्स करना ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है ड्राफ्टिंग सीखने के लिए. And also it sets your expectations quite clear. Definitely. So Pawan, I think it's very comforting for a lot of law students to know कि उन्हें अपने आप से इतना high expectation रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. But still, you have to start the process. You have to hone your skills. तो when we talk about drafting, ऐसी कोई भी किताब जो आप suggest करना चाहोगे जो इसके लिए बहुत अच्छी होगी? पहली बुक मैं जो प्रेफर करता हूँ, लॉ ऑफ प्लीडिंग्स एंड ड्राफ्टिंग की, अगर आप पढ़ना चाहें तो मोघा पढ़ सकते हैं इन रिलेशन टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट. और दूसरा, अगर आप बहुत ही बेसिक सीखना चाहते हैं, पंक्चुएशन कहाँ पर देना है लीगल राइटिंग में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फुल स्टॉप कहाँ लगना चाहिए, बेसिक टेक्निकलिटीज जो होती हैं उसको ओवरकम अगर करना है, तो द एलिमेंट्स ऑफ लीगल स्टाइल एक बुक है रिटन बाय ब्रायन ए गार्नर. बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसमें भी जा सकते हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप मोघा को रेफर कर सकते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा और दूसरी चीज़ों में जाना है, आपको बहुत बेसिक चीज़ों में अगर जाना है, तो आप गार्नर को आप प्रेफर कर सकते हैं. It's a beautiful book. But these are the basics, I think, from where you can start. Like these are nice touch points to begin with. There are so many books which are of 10 volumes, 12 volumes in relation to drafting, pleading and convincing. So you can go for that also after that. So I think it's very realistic. Drafting is completely endless. It's endless. The more you do the things in the field of law, the more you get better at it. Yes. So just know that you have to start somewhere and then the process just keeps on going. Yes. So Pawan, the student has entered the law school. They have graduated. अब जब बात आती है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या, उन्होंने इंटर्नशिप भी कर ली, तो अगर जो LLM है, आपको लगता है या फिर आपका क्या ओपिनियन है कि LLM करने से क्या आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं? और सपोजली आपने अपने कॉलेज के लास्ट कुछ सालों में आपने इंटर्नशिप कर ली, यू हैव नाउ ग्रेजुएटेड, सो शुड दे रादर लुक फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज और कंटिन्यू द स्टडिंग विद द LLM स्टडीज? देखिए, LLM से अगर आपने क्वेश्चन जो पूछा है स्नेहा, उसमें हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं. हमारा कुछ एम होना चाहिए. देखिए, अगर आप कंप्लीटली एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके बाद आप PhD करना चाहते हैं, पूरा अगर आपका एकेडमिक बेस है, टीचिंग साइड अगर आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली तो आपको फिर LLM करना ही चाहिए. लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रैक्टिस में अगर एक्सेल करना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये LLM करना एक मस्ट है, क्योंकि मैंने भी LLM नहीं किया हुआ है. बहुत सारे टॉप नॉच सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने LLM नहीं किया हुआ है, बट दे आर डूइंग वंडर्स. और बहुत सारे LLM और PhD किए हुए हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से लोग बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस में. तो प्रैक्टिस में LLM का एज सच मैं बहुत इंपॉर्टेंस नहीं इसमें अटैच करूँगा. डेफिनेटली मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बन जाती है अगर आपने LLM कोई बहुत अच्छे कॉलेज से किया हुआ है. और उसका रीज़न मैं ये बोलता हूँ, इट्स नॉट द LLM विच मैटर्स
us actually, it is the environment, जो माहौल आपको उस कॉलेज ने दिया है। अगर आप हार्वर्ड में हैं, ऑक्सफोर्ड में हैं, आप NLSIO बैंगलोर में हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, आपका जब उनके साथ में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपका, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके पास में जब आप बहुत ही अच्छे प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अगर जो प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे NLSIO बैंगलोर में मेरे जो फेवरेट प्रोफेसर थे स्नेहा, वो प्रोफेसर मलार थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में थे, प्रोफेसर देवीदास थे, प्रोफेसर विष्णु थे, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स थे, बहुत ही दिग्गज प्रोफेसर थे। कॉर्पोरेट लॉ में प्रोफेसर पिल्लई थे। मैं अपने लॉ स्कूल में हर एक दिन सैटरडे और संडे उनके पास जाया करता था, उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। तो जो इंटरेक्शन होता था ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। और LLM आपको यही एक एडवांटेज देती है कि आप यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन देयर पर्टिकुलर फील्ड। तो LLM का वैसे अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस प्रैक्टिस में नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक बेस को जरूर शूट अप करता है। तो मेरे हिसाब से अगर करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली स्टडी आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप LLM कर सकते हैं। So Pawan, one thing that I'm seeing about you, you're very far sighted. आप कुछ भी जब जानना चाहते हो अपने लिए, या फिर आप जो लॉ स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहते हो, चाहे वो LLM हो, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे वो जजमेंट्स हो, you should know where you want to be eventually. Definitely, आपका वो फ्रेमवर्क, आपका वो कोर्स वर्क क्या होना चाहिए, that is where you should decide for yourself कि if this is a path you want to take or not take. Yes. We all know that law is a noble profession, and when you are in this noble profession, there are some things you must abide by. So what are your suggestions for young lawyers and law students in general कि ये जो professionalism है, जो एक lawyer से या law student से demanded है, demanded से ज़्यादा they must oblige to it, तो ये क्या है actually? इसमें मैं 2 पॉइंट रखूंगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूंगा तो हो सकता है कि पूरा दिन भी लग जाएगा। It's endless. I'll just try to put forth my 2 points. First, पंक्चुअलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत पंक्चुअल होना है, आपके एकदम जहन में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। दूसरा, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ योर टाइम होना चाहिए आपको पंक्चुअलिटी में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रायर इंटीमेशन देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जैसे कोर्ट में खड़े हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि कोई काउंसिल हैं अपोजिट साइड के, वो डेट ले लेते हैं लेकिन दूसरी पार्टी को नहीं बताया उन्होंने। तो प्रायर इंटीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें जज के दिमाग में भी कई बार आती हैं कि आपने प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया, आप मेंशनिंग कर रहे हैं मैटर्स को विदाउट इवन प्रायरली इंटीमेटिंग द अनदर काउंसिल। ये बहुत डेंजरस होता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही अनएथिकल होता है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि प्रायर इंटीमेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंटर्नशिप पे आते हैं बच्चे, वो बहुत ही बेसिक चीज़ में बहाने मार देते हैं कि सर आज हमारा पेट दर्द है ना। वो आते ही नहीं हैं कई बार ऑफिस में, 1-2 दिन नहीं आए, फिर तीसरे दिन जब आते हैं तो सर ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वहाँ चला गया था, सिस्टर की मैरिज में चला गया था। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ ये एकदम आपको अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है, बट इट रिफ्लेक्ट्स योर डेडिकेशन फॉर द प्रोफेशन। जैसे मैं अपना सबसे पहले एग्जाम्पल दूंगा स्नेहा। 2015 में मेरा एक फर्स्ट मैटर लगा था 30,000 कोर्ट में अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। एक मेरी क्लाइंट थे त्रिवेणी जी, उनका मैटर मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा था, फर्स्ट मैटर था मेरा। और ये मैटर कल लगा हुआ है और आज मुझे 2 बजे पता चलता है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे आंसू आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक साइड में मेरे जहन में ये बना हुआ है कि मेरा कल एक ये मैटर लगा है और वो क्लाइंट बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए परेशान है, बहुत ज़्यादा दिनों से वो क्लाइंट भी उस चीज़ के लिए एकदम पीछे पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है, उसकी खुद की एक सिचुएशन है। तो मैंने सबसे पहले इसमें मैं अपने घर में मैंने फ़ोन किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। मैंने सबसे पहले अपने जो एक मित्र थे मैंने रूपेश जी, हमारे 30,000 कोर्ट में मित्र थे, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला कि ये मैटर लगा हुआ है, आप प्लीज़ कल इस मैटर को टेक केयर कर लेना, इसमें डेट लेना और जो भी लेना है आप प्लीज़ इसमें लीजिएगा। दूसरा, मैंने क्लाइंट को कॉल किया और मैसेज किया, उनको कॉल भी किया था और मैसेज भी किया था कि प्लीज़ ये साथ घटना मेरे साथ हो गई है, आप प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। दोनों का नंबर एक दूसरे से मैंने शेयर किया और उसके बाद मैं फूट के रोया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को ये करना है, बट दिस रिफ्लेक्ट्स योर फ्यूचर जर्नी, दिस रिफ्लेक्ट्स योर डेडिकेशन फॉर द प्रोफेशन। अगर आपके अंदर में ये इनर कॉन्शियस में ये चीज़ें नहीं हैं, अपने प्रोफेशन के लिए अगर इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में रह रहे हैं। मैं आपको एक और अपने एक दोस्त हैं हमारे, हारून रशीद, बैंगलोर में, उनके पिताजी बहुत ही अच्छे एडवोकेट थे, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनसे सीखा है। उनके पिताजी की जब डेथ होती है तो मैं यहाँ से दिल्ली से उनके पास जाता हूँ और आज डेथ हुई है, मैं जाता हूँ उनके पास में। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो सुबह मॉर्निंग में पहुँचा हूँ मैं नेक्स्ट डे,
8 o'clock अराउंड पे बैंगलोर, और बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली रो रही है, सब कुछ कर रही है। और जब ये 10 बजती है ना स्नेहा, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी माँ, लड़के की माँ उसके लिए कोट निकाल के लाती हैं, कोट का, और उसको वो कोट पहनाती हैं और उसको बैंड देती हैं कि बेटा तुम कोर्ट जाओ। उसकी सिस्टर उसको कन्विंस करती है कि बेटा आप कोर्ट जाओ, और कोर्ट जाके जो भी आपके बेसिक काम है वो आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि अगर आपके पापा होते तो आज वो भी आपको इसी बात में देख के खुश होते कि आप कोर्ट गए हो, बिकॉज योर ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो आपके, तो आई वाज शॉक्ड टू सी दिस कि आपके प्रोफेशन, यस इट्स वेरी इंस्पायरिंग, आपके प्रोफेशन के प्रति प्यार, आपका डेडिकेशन, ये आप बताते नहीं हो, ये आपकी पर्सनालिटी से, आपके एक्ट से, आपके कर्मों से रिफ्लेक्ट होता है। आई वाज शॉक्ड टू, आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज डूइंग वंडर्स इन Bangalore. And He's Pavan, doing amazing. small habits takes a lot of time to become a way of life. Yes, definitely. And when this is your future journey, professionalism is just how you are treating and how the steps you are taking in this profession. Definitely. तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, पंक्चुअलिटी, प्रायर इंटीमेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोफेशन के लिए। Pavan, one funny question. Yes. We are all on Instagram all the time. We are all spending mindless time on reels. And I have been seeing a lot of young law students doing this. वो रील्स डाल रहे हैं, वो उसमें एक जजमेंट की बात कर रहे हैं, वो अपना खुद का ओवरव्यू दे रहे हैं. Do you think as law students you should do this? And we must remember, internet has a memory. Yes, see, मैं 2 चीज़ें इसमें बोलूँगा। मैं बिल्कुल भी इसके ऑपोजिट नहीं हूँ कि कोई भी व्यक्ति लॉ से रिलेटेड रील्स बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, डेफिनेटली। लेकिन जो भी लोग ये बना रहे हैं, मैं उनसे केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप से पूछिए कि आप जो भी टॉपिक्स को आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, क्या आपने उस टॉपिक के लिए 1 से 2 जजमेंट्स पूरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर आपने उसकी पूरी स्टडी नहीं की है तो आप प्लीज़ मत बनाइए, क्योंकि आप केवल अगर हेडिंग्स पढ़ के बना रहे हैं तो ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और मैंने ऐसा देखा है एज पर द एल्गोरिथम ऑफ इंस्टाग्राम और जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है कि जितनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन होती है उतनी ज़्यादा वायरल होती है। तो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि आप स्टडी कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट्स को लेके आप नॉलेज गेन कीजिए और फिर आप बताइए। डेफिनेटली सपोर्ट दैट, बट बहुत ही आपको नॉलेजेबल उसके लिए होना पड़ेगा। और इसका रीज़न ये है स्नेहा, जो भी लॉ स्टूडेंट है, ये आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर एक व्यक्ति बहुत जल्दी फेमस होना चाहता है। और इसका लॉस ये होता है कि जो सोशल मीडिया है स्नेहा, ये डबल एज्ड वेपन है। डबल एज्ड वेपन ऐसा है कि अगर मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे जजमेंट्स रख रहा हूँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स रख रहा हूँ, ये मुझे शूट अप करेगा मेरे करियर में, डेफिनेटली बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा मुझे। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला, ये मुझे तुरंत एकदम उठा के बाहर फेंक देगा। डाउनफॉल बहुत ज़्यादा है इसके। तो अगर 10% इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो 90% इसके डाउनफॉल हैं। And it's not just a double-edged weapon for people who is putting the things out there, but even for the people who are receiving. Definitely. They can be benefited from what you are saying if you're saying the right thing. But अगर आप सही चीज नहीं बोल रहे, वो कितना बड़ा मिसगाइडेंस है किसी के लिए। Specifically in relation to the career of these law students, क्योंकि अगर मैंने मानो किसी 3rd ईयर और 4th ईयर के लॉ स्टूडेंट को बोलते हुए सुना और मुझे लगा कि इन्होंने तो पढ़ाई नहीं की है। आप कभी भी, हो सकता है वो बच्चा बहुत स्टूडियस हो, लेकिन उसने पढ़ाई उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं की थी, और उसने अगर कोई वीडियो डाल दिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये पर्सनालिटी बन जाएगी कि ये तो है ही ऐसे, है ना। तो इनसे बचना है और बहुत केयरफुल रहना है हमें। कोई भी चीज़ अपनी सोशल मीडिया में डालने के पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। Because it's good to have freedom of expression, but to misinform. Yes, that's dangerous. And using a platform as powerful as Instagram or social media is just not the right way to do it. That's clear. So Pavan, like from most of the things that you have told us right now, एक लॉ स्टूडेंट के लिए हर चीज़ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। चाहे वो उसका किस तरह से वो किताबें पढ़ता है, किस तरह से जजमेंट्स पढ़ता है, उसके मेंटर के साथ क्या रिलेशन है। नाउ इवेंचुअली यू हैव टू गेट अ जॉब आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड। सो इन द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट आर सम क्वालिटीज जो एक लॉ स्टूडेंट अगर अपने अंदर इनकलकेट कर ले, डेवलप कर ले, तो वो मंजिल तक पहुंचना उसके लिए आसान है। आपने जो बोला है, पॉइंट आउट किया है कि नॉलेज होना डेफिनेटली ज़रूरी है, जजमेंट्स पढ़ने आने चाहिए, रिसर्च करनी आनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा ड्राफ्टिंग भी अगर आती है बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैटर कर जाती हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें अगर आपके ऑफिस में 10 इंटर्न हैं तो ये भी चीज़ें 6 को आती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 6 में मुझे 1 या 2 सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे होगा। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक घोड़े की स्टोरी है। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहला घोड़ा वो होता है कि मैं जिसको जितना मारूंगा वो कसम खा लेगा कि मुझे आगे ही नहीं बढ़ना है।
ये मैं जब पढ़ाता हूँ क्लास में तो वहाँ पर भी होता है, जब मैं नॉर्मल लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ तो वहाँ पे भी होता है कि मैं जितना भी उस घोड़े को मारूंगा वो कसम खा लेता है कि मुझे आगे ही नहीं बढ़ना है। दूसरा जो घोड़ा होता है वो ये होता है कि मैं जिसको जितना मारूंगा, जितना मैं कोड़ा मारूंगा वो उतना ही दूर आगे बढ़ेगा। तीसरी किस्म के घोड़े होते हैं कि जिसको मैं केवल अपना कोड़ा फटकारूंगा, वो जैसे ही मैं फटकारूंगा वो भागना स्टार्ट कर देगा। कुछ ऐसे भी घोड़े होते हैं। चौथे घोड़े होते हैं स्नेहा कि मुझे उस घोड़े के लिए कोड़ा फटकारने की जरूरत भी नहीं है, वो कोड़े की छाया देखेगा और वो भागना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं क्रीम। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मेंटर्स की आंखों में देख के वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने मेंटर्स की वो हाव भाव को समझ जाते हैं कि इनको क्या चाहिए, इनको कब कॉस्टलेस चाहिए, इतने अटेंटिव हैं। तो आपको ये जो चौथी किस्म का घोड़ा है ना, ये बनने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, पंक्चुअलिटी, प्राइड, इंटीमेशन, कॉन्फिडेंस, ये आपको चौथा घोड़ा बनने की जरूरत है। आपको इतना ज्यादा ऑफिस में इन्वॉल्व होने की जरूरत है, नॉट इन ऑफिस पॉलिटिक्स बट इन पॉजिटिव साइड ऑफ द ऑफिस, पॉजिटिव साइड ऑफ जो आपके मेंटर हैं, इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि आप ये चौथे किस्म के घोड़ा बनने की कोशिश करें। So we all are individuals with free will, and as a law student also, because you're in such a profession where you're always under some kind of scrutiny. So law students को ये जो डर कभी कभी आता है कि ठीक है मैं सेमिनार में हूँ, क्या मैं इस मेंटोर से कुछ पूछूं, मैं इस जज के सामने, मैं उनके कोर्ट रूम में हूँ, क्या मैं कुछ भी, मेरे अगर अंदर क्यूरियोसिटी है तो मैं क्या अपने सीनियर से भी इस बारे में बात करूँ। सो दिस फियर ऑफ सिंपली एक्सप्रेसिंग if they want to know something or if they are just curious about something, और अगर उन्हें खुद भी अपना कोई ओपिनियन रखना है तो ये फियर को वो कैसे ओवरकम करे, एंड इज दिस फियर एक्चुअली वैलिड आल्सो? यस, देखो इसको हम अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम अपने आप को दूसरों की आंखों में देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ इस प्रकार के दर्पण होते हैं, कुछ इस प्रकार के शीशे होते हैं कि जहां पर आप जाते हो, आप अपने आप को देखते हो, आप बहुत पतले नजर आते हो। कई बार कुछ ऐसे शीशे होते हैं जिसमें आपकी एकदम फेस एकदम ऐसा बहुत हैवी सा दिखाई देता है, आपकी पर्सनालिटी एकदम बहुत ऐसी दिखाई देती है जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आ गया है, इसका मतलब ये है कि जो आप दिख रहे हो उस दर्पण का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव नहीं है। हम अपने आप को हमेशा दूसरों में खोजते हैं, है ना, कि आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तू बहुत अच्छा लग रहा है ना, हम भाग के जाते हैं, बड़ा खुश होकर जाते हैं, बाहर किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं अपनी शक्ल देख। तो हम अपने आप को दूसरों में देखते हैं, लेकिन उससे हमारी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो रही, हम वही हैं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक डॉग था, वो डॉग, एक राजा ने एक महल बनाया था और उस महल में चारों तरफ शीशे ही शीशे थे, दर्पण ही दर्पण थे, और वो डॉग गलती से उसमें घुस जाता है और जाके देखता है तो उसको हर जगह पर डॉग्स दिखते हैं और उनको वो भौंकना स्टार्ट करता है, उनको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि सुबह वो कुत्ता मरा हुआ पाया जाता है। और इससे ये समझ में आता है कि जब इसका रीज़न सुबह पाया जाता है कि वो देखता है कि वो कुत्ता हर एक दूसरे जो कुत्ते थे, जो दूसरे डॉग्स थे, उनको रिस्पॉन्स देता रहा, उनके भौंकने को वो बार बार रिस्पॉन्स दे रहा था, और ऐसा करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अल्टीमेट हमें इससे ये सबक लेना है, इससे ये सीख लेनी है कि जो लोग बोल रहे हैं वो लोग बोलते रहेंगे, आपको हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है, वरना आपका हाल ठीक नहीं होने वाला है। आप जो भी हो वो आप खुद हो। अगर दर्पण चेंज होते हैं, अगर दर्पण का परिवर्तन हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी अगर किसी शीशे को देख के बदल रही है, वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वो उस दर्पण का स्वभाव है। तो आपको अपने आप की बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं लेने हैं, आपको बैलेंस करना है कि आपको नेगेटिव फीडबैक्स नहीं लेने हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पॉजिटिव फीडबैक लेके अपने आप को आगे भी बढ़ाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने आप को दूसरों की आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको कोई भी चीज़ रखनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, तो आपको ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे इसके रिस्पॉन्स क्या देंगे। आप अपनी उसकी रिसर्च कीजिए, आप उसके निष्कर्ष में पहुंचिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली आप अपने उस पॉइंट को सबके सामने रखिए, आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर हमारे मेंटोर से भी, बिकॉज वी नो वो एक अथॉरिटी फिगर है, अगर हमें उनसे भी कुछ जानना है, कुछ बात करनी है, देन वी शुड ऑलवेज फील डेफिनेटली शुड फील फ्री। बट अगर आप अपने सीनियर के पास कोई भी क्वेश्चन लेके जा रहे हैं तो आप प्लीज वो क्वेश्चंस मत पूछिए जो ऑल्टरनेटिवली अवेलेबल हैं, कि वो बुक्स में या तो अवेलेबल हैं, यस, कि वो आप गूगल कर लो तो उसका आंसर मिल जाए कि सर ये कहाँ क्या होता है। नो, यू डोंट हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप अपने सीनियर का आप तब जाइए जब आपको वो क्वेश्चंस बुक में नहीं मिल रहे हैं, वो क्वेश्चंस गूगल में नहीं मिल रहे हैं, बेसिक रिसर्च पेपर्स में नहीं मिल रहे हैं। आप सीनियर्स को बताइए कि सर मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ चुका हूँ एंड नाउ आई एम कमिंग टू यू।
with these questions. तो आप alternative remedies जो भी हैं आप उसको exhaust कीजिए, तब अपने mentors के पास जाइए और तब वो आपको उस question को solve करेंगे. मतलब fear को definitely overcome करो, Definitely. but professional भी रहो. Definitely. So Pawan, I think this is a perfect roadmap, perfect small little things which may sound little, and I think हर law student के जहन में ये सवाल कभी ना कभी आया था कि हमें इन सब चीज़ों का how do we have to pave our way around it. And I think just knowing a lot of these answers from you would help so many law students in just basic things of how to treat their life when they are a law student, what is it that they must expect when they have graduated, and just some things which will always aid them in their life, not just as students but also when they become the young lawyers. So this was very enlightening, I'm sure, for many of us, and this is something which a lot of law students will just always hold close to their heart whenever they are in any doubt. Thank you.